गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पाठ पढ़ेंगे, पाठ नंबर 2, मेरे संग की औरतें, मृदुला गर्ग का। और आज से स्टार्ट कर रहे हैं हम कृतिका। तो कृतिका निकालें और पाठ नंबर 2, मेरे संग की औरतें, जिसकी लेखिका है मृदुला गर्ग। तो पहले हम लेखिका का परिचय जानते हैं। आपकी जो बुक है उसके जो लास्ट के पृष्ठ हैं उस पर कवि परिचय दे रखा है। सभी लेखकों का परिचय एक साथ है, तो जो बुक है उसके लास्ट वाले पृष्ठ निकालें और उस पर से पेज निकालें। ये जो आपको पीडीएफ पर दिखाई दे रहा है। मृदुला गर्ग समकालीन हिंदी कथा साहित्य की क्या है महत्वपूर्ण हस्ताक्षर। मृदुला गर्ग का जन्म कलकत्ता में हुआ। दिल्ली विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए अर्थशास्त्र से किया। भारत के विभिन्न शहरों में रहने के बाद सन 1974 से दिल्ली में रहकर इन्होंने स्वतंत्र लेखन का कार्य भी किया। कथा साहित्य के अलावा उन्होंने अपने समय और समाज की समस्याओं पर वैचारिक निबंध भी लिखे। यानी कथा साहित्य के अलावा, यानी लेखन कार्य जो करती थी, कथा साहित्य लिखती थी ये, उसके अलावा उन्होंने उस समय जो उनके समय समाज की जो समस्याएं थी और उस समय समाज में जो समस्याएं प्रचलित थी उन पर वैचारिक निबंध भी लिखे, यानी अपने विचार प्रस्तुत किए। मृदुला गर्ग ने कथ्य और शिल्प दोनों स्तरों पर गद्य लेखन की प्रचलित जो परिपाटी चली आ रही थी, यानी प्रचलन जो चला आ रहा था उसको भी इन्होंने तोड़ा। इनकी प्रमुख कृतियां हैं उसके हिस्से की धूप, अनित्य, चितकोबरा, खटगुलाब, ये सारी क्या हैं उपन्यास। संगति विसंगति 2 खंडों में संपूर्ण कहानियां हैं। इसके अलावा रंग ढंग, चुकते नहीं सवाल, ये सब क्या हैं निबंध संग्रह है। मृदुला गर्ग ने जो मेरे संग की औरतें पाठ लिखा वो एक संस्मरणात्मक लेख है। संस्मरण क्या होता है? मेरे संग की औरतें एक संस्मरणात्मक लेख है। और संस्मरण होता क्या है, किसे कहते हैं संस्मरण? तो संस्मरण होता है, मेरे संग की जो औरतें पाठ हैं वो एक संस्मरणात्मक शैली में लिखा गया है। किसे कहते हैं संस्मरण? होता क्या है संस्मरण? संस्मरण कहते हैं हम स्मृति यानी यादें, यानी विगत यादें या विगत स्मृतियों के आधार पर किसी भी विषय या व्यक्ति के संबंध में लिखित किसी भी लेख या जो ग्रंथ हैं उसको हम क्या कहते हैं संस्मरणात्मक लेखक। और ये जो गद्य इन्होंने यहाँ पर लिखा वो कहलाता है संस्मरणात्मक गद्य। तो संस्मरणात्मक गद्य क्या है? यानी स्मृति के आधार पर किसी विषय या व्यक्ति के संबंध में लिखित किसी भी लेख या ग्रंथ को हम क्या कहते हैं संस्मरणात्मक लेख। और इसमें मृदुला गर्ग ने क्या किया है, जो मेरे संग की औरतें पाठ लिखा उसमें एक नई शैली में इन्होंने अपनी रचना को लिखा, जिससे संस्मरणात्मक गद्य कहा जाता है। और इसमें लेखिका ने जो स्मृतियां हैं यानी जो संस्मरण है यानी जो उनकी यादें हैं, लेखिका ने अपनी नानी, दादी और माँ तथा बहनों के व्यक्तित्व का वर्णन किया है। यानी लेखिका संस्मरण के माध्यम से, यानी विगत स्मृतियों या यादों के माध्यम से किसे याद कर रही है और किसके बारे में लिख रही है? अपनी नानी, दादी, माँ और बहनों के व्यक्तित्व का इन्होंने इस पाठ में क्या किया है, वर्णन किया गया है। और इसमें बताया गया है कि किस प्रकार परंपरागत तरीके से जीते हुए भी लीक से हटकर जीवन बिताया जा सकता है। यानी लेखिका इस पाठ में बता रही है कि किस प्रकार जो परंपरागत तरीके हैं, जो जीवन जीने का जो परंपरागत तरीका है उससे भी हटकर, यानी उस
जो परंपरागत लीक है, जिस रास्ते से हम चलते आ रहे हैं या जिन नियम कानून कायदों को हम निभाते आ रहे हैं, उनसे हटकर भी जीवन को बिताया जा सकता है। तो एक संस्मरण है जिसमें लेखिका ने अपनी दादी, नानी, माँ और बहनों के व्यक्तित्व के बारे में इसमें बताया है। लेखिका सर्वप्रथम अपनी नानी के बारे में बता रही है कि मेरी एक नानी थी, जाहिर है, पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। तो लेखिका अपनी नानी के बारे में यहाँ पर बता रही है कि मेरी एक नानी थी और जाहिर है कि मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। मेरी माँ की शादी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। यानी जब लेखिका की माँ की शादी हुई उससे पहले ही लेखिका की नानी की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। शायद नानी से कहानी न सुन पाने के कारण बाद में हम 3 बहनों को खुद कहानियाँ कहनी पड़ी। यानी जाहिर है, जाहिर का अर्थ होता है वैसे स्पष्ट। जाहिर का क्या अर्थ होता है? स्पष्ट। तो लेखिका कह रही है कि मेरी एक नानी थी और जाहिर है या स्पष्ट है, पर मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। मेरी माँ की जब शादी हुई तो शादी होने से पहले ही उनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और शायद नानी से कहानी न सुन पाने के कारण बाद में हम 3 बहनों को खुद कहानियाँ कहनी पड़ी। तो नानी अक्सर कहानियाँ कहा करती है, नानी से कहानियाँ सुना करते हैं। तो जब नानी की मृत्यु हो गई तो नानी की मृत्यु होने के उपरांत इन तीनों बहनों को खुद कहानियाँ कहनी पड़ी। नानी से कहानी भले न सुनी हो, नानी की कहानी ज़रूर सुनी और बहुत बाद में जाकर उसका असली मर्म समझ में आया। मर्म का अर्थ होता है वैसे, मर्म का अर्थ होता है रहस्य। मर्म का अर्थ होता है रहस्य। तो यहाँ लेखिका कह रही है कि शायद नानी से कहानी न सुन पाने के कारण बाद में हम तीनों बहनों को खुद कहानियाँ कहनी पड़ी और नानी से कहानी न सुनी, नानी की कहानी हमने ज़रूर सुनी। यानी नानी के माध्यम से हमने कहानियाँ तो नहीं सुनी, लेकिन वास्तव में जो नानी की कहानी है वो हम लोगों ने ज़रूर सुनी और बहुत बाद में जाकर उसका जो असली मर्म है, यानी जो असली रहस्य है, वो समझ में आया। पहले इतना ही जाना कि मेरी नानी पारंपरिक, अनपढ़, पर्दानशी औरत थी। पर्दानशी का अर्थ होता है पर्दा करने वाली स्त्री। पर्दा करने वाली स्त्री। पारंपरिक का अर्थ होता है परिपाटी के तरीकों को मानने वाली। यानी पारंपरिक यानी परंपरा से जो तरीके चले आ रहे हैं उनको मानने वाली। अनपढ़ और पर्दानशी का पर्दा करने वाली स्त्री। तो मेरी नानी पारंपरिक, अनपढ़ और पर्दानशी औरत थी जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए थे। यहाँ लेखिका जो है मृदुला गर्ग अपनी नानी के विषय में बता रही हैं कि उनकी नानी क्या थी, नानी का जीवन कैसा रहा। हालांकि जब लेखिका ने नानी को भले ही कभी नहीं देखा, लेकिन जो नानी है, नानी की कहानियाँ लोगों के माध्यम से ज़रूर सुनी थी और उन्हीं कहानियों को जो लेखिका ने अपनी नानी के बारे में सुना, उनको ही इस संस्मरण के माध्यम से लेखिका यहाँ लिख रही है। इसमें नानी के बारे में, दादी के बारे में, माँ के बारे में और अपनी बहनों के बारे में उन्होंने यहाँ वर्णन किया है। तो संस्मरण होता क्या है? संस्मरण इसी को कहते हैं, यानी विगत जो स्मृतियाँ हैं, यानी जो स्मृति यानी जो यादें हैं, उसके आधार पर
किसी भी विषय या किसी भी व्यक्ति के संबंध में जब हम कोई लेख लिखते हैं या कोई रचना लिखते हैं तो वो रचना या लेख क्या कहलाता है? संस्मरण कहलाता है। तो यहाँ लेखिका अपनी दादी के बारे में लिख रही है कि दादी का व्यक्तित्व कैसा था। तो नानी का व्यक्तित्व कैसा था? तो यहाँ नानी जो थी पारंपरिक थी। पारंपरिक में भी मूल शब्द है परंपरा, और एक क्या है? पर्दे। अनपढ़ थी और पर्दानर्शी थी, यानी पर्दा करने वाली स्त्री थी, जिसके पति शादी के तुरंत बाद ही उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए थे, यानी विलायत यानी विदेश चले गए थे। और विदेश विलायत बोलते हैं वैसे इंग्लैंड को। तो पढ़ने कहाँ चले गए थे? बैरिस्ट्री की शिक्षा प्राप्त करने इंग्लैंड, वकील जिसे बोलते हैं, तो उसकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड चले गए थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब वे लौटे और विलायती रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगे तो नानी के अपने रहन सहन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। न उन्होंने अपनी किसी इच्छा, आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार पति पर कभी किया। डिग्री बोलते हैं वैसे हिंदी में उपाधि को, यानी जब शिक्षा पूर्ण होती है तो जो डिग्री मिलती है तो उसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? उपाधि। तो जब उनकी उपाधि उनको मिली, यानी जब उनको उनकी डिग्री मिल गई, और जब डिग्री मिली और डिग्री मिलने के उपरांत जब वो वापस आए और विलायती यानी जो अंग्रेज इंग्लैंड में रहकर आए तो वहाँ के रीति रिवाज उन्होंने भी कुछ अपनाए होंगे। और यहाँ जो मर्दुला गर्ग की नानी है उसके जो रीति रिवाज जो वो परंपराओं को मानती आ रही थी, विलायती रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगे। तो यानी जब लेखिका की नानी के जो पति हैं वो विलायत से वापस आते हैं तो वो जो इंग्लैंड के रीति रिवाज थे उनको वो मानते थे। वहाँ पढ़कर आए तो कुछ वहाँ के रीति रिवाज उन्होंने अपनाए लिए, कुछ विलायती ढंग से वो रहने लगे। तो विलायती रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगे तो नानी के अपने रहन सहन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। यानी भले ही उनका रहन सहन चेंज हो गया हो, बदल गया हो, लेकिन जो नानी हैं उनके रहन सहन पर उनका कोई भी असर नहीं पड़ा। न उन्होंने अपनी किसी आकांक्षा या इच्छा या पसंद या नापसंद का इजहार पति पर कभी किया। और न दादी जो नानी थी लेखिका की, उन्होंने कभी भी अपनी जो इच्छाएं थी या आकांक्षाएं थी उसका इजहार यानी जो व्यक्त करना या जो प्रकट करना था, यानी जो अपनी इच्छाएं थी या जो अपनी आकांक्षाएं थी उनको अपने पति पर कभी भी नहीं थोपा। पर जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी जो कि लेखिका मृदुला गर्ग की माँ थी, मेरी माँ की शादी की फिक्र ने उन्हें इतना डराया कि वे एकदम मुँह जोर हो उठी। मुँह जोर का अर्थ है बहुत बोलने वाली। वैसे लेखिका की जो नानी है कम बोलती थी, लेकिन जब उनकी मृत्यु पास आई तो जो लेखिका की माँ है उसकी शादी का डर उनके मन में इतना आ गया कि वो एकदम क्या हो उठी, बहुत बोलने वाली हो गई। और नाना से उन्होंने कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल वर्मा से मिलना चाहती हैं। सब दंग हैरान रह गए। लिहाज का अर्थ होता है वैसे संकोच, और दंग हैरान का अर्थ है आश्चर्यचकित रह गए। यानी जब उनको इस प्रकार मुंह जोड़ देखा, यानी बहुत जब वो वैसे किसी के सामने बोलती नहीं थी, पर्दे में रहती थी,
लेकिन जब मृत्यु निकट आई तो जब अपनी बेटी की शादी की फिक्र उनको हुई तो वो जब सबके सामने बोलती है और स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलने की इच्छा व्यक्त करती है, तो इस बात को देख सुनकर सभी दंग यानी आश्चर्यचकित, दंग हैरान का अर्थ होता है आश्चर्यचकित रह जाना, तो सभी क्या हो गए, आश्चर्यचकित रह गए। जिस पर्दा नर्सी औरत ने प्राय मर्द से क्या खुद अपने मर्द से मुंह खोलकर बात नहीं की थी, आखिर वक्त ने अजनबी से क्या कहना चाह सकती है। यानी सब इस बात को देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि जो पर्दे में रहने वाली औरत ने कभी दूसरे मर्द से यानी दूसरे व्यक्ति से क्या कभी अपने ही मर्द से यानी अपने ही पति से मुंह खोलकर यानी सामने बात नहीं की, आखिर वक्त में अजनबी से क्या कहना चाहती हैं। यानी आज जो आखिरी वक्त है उसमें अजनबी का अर्थ होता है वैसे अपरिचित, तो अपरिचित व्यक्ति से क्या कहना चाहती हैं। पर नाना ने वक्त की कमी और मौके की नज़ाकत, नज़ाकत का अर्थ होता है यानी मौके की नज़ाकत की लाज रखी। मौके की नज़ाकत, मौके की नज़ाकत का अर्थ हो गया यानी अवसर की जो मांग है। मौके की नज़ाकत यानी अवसर की जो मांग है, यानी उस समय का जो समय था यानी वो जो अवसर था, नानी का यानी उनकी पत्नी का जो अंतिम समय आ रहा था, उस समय को देखकर या अवसर की मांग के अनुरूप उन्होंने कार्य किया और जो स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा थे उनको उन्होंने बुला लिया। सवाल जवाब में वक्त बर्बाद करने के बजाय फौरन जाकर दोस्त को लीवा लाए और बीवी के हुजूर में पेश कर दिया। बीवी के हुजूर में पेश करना यानी सामने उपस्थित कर दिया। हुजूर में पेश करना यानी सामने उपस्थित करना। तो सामने उन्होंने क्या कर दिया, जो स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल थे उनको बुला लाए और जो उनकी पत्नी थी यानी लेखिका की नानी, उनके सामने उनको ले आए और उनसे मिला दिया। अब मिलकर क्या बातचीत होती है, क्या भेंट हुई, दोनों के मध्य में क्या वार्तालाप होता है, वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।